शादी के बाद भी मैंने 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया, तो उसकी वो तो एक के बाद एक किया। मतलब कुछ एक बात पकड़ लेती हूँ और उसमें ओवर थिंकिंग करने लेती हूँ और टेंशन लेती हूँ। वो टेंशन ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो होता है और फिर मैं सोचती रहती हूँ मैं अभी ऊपर से कूद जाऊँगी। जो 6 PM का कॉल होता है उसमें मैंने ज्वाइन किया, क्वेश्चन पूछा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि कुछ हो सकता है। मेरा नाम सरिता जयेश कलाल। आई एम 33 years old. I am software engineer. I live in Pune with my husband and my kid. First time I have detected as a bipolar disorder means by my psychiatrist. The medication is going on from last 8 to 9 years. Now depression and stress we are finding more, and we are uncomfortable with that and facing lot much issues. That's why we are here and taking help of Kailash Mantri sir. मेरा नाम जयेश कलाल है। हमारी शादी हो गई है 2013 में। इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम थी, वो शादी से पहले ही थी। शादी से पहले 3-4 साल उससे पहले, मतलब ये हम तो मिले थे कैपजेमिनी कंपनी में, जहाँ पे हमारे दोनों की जॉइनिंग एक साथ हुई थी। पर उससे पहले ही इनको प्रॉब्लम था। इनकी प्रॉब्लम थी जो इचलकरंजी में जब कॉलेज कर रही थी, तब पहली बार इनको लगा था कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस टाइम उन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। तो उससे इनकी गोलियां शुरू है, पर वो कभी शुरू होती है कभी बंद करते हैं, फिर उसको बीच बीच में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो फिर वापस शुरू करनी पड़ती है। और उस गोलियों की वजह से दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे वेट बढ़ना हो गया, और फिर यानी गोलियां ही इनको चला रही है, ऐसे वाला केस हो जाता है। बहुत नींद आती है, सुबह उठ नहीं पाती है बहुत टाइम तक, वैसे वाले केसेस थे। हाँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाइपोलर इन द सेंस जैसे बहुत मूड स्विंग होता था पहले। कुछ महीनों के लिए मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी, पॉजिटिव या और कॉन्फिडेंट रहती थी, बहुत बड़बड़ करती थी, बहुत पैसे खर्च करती थी और लाइक मैं ही सबसे मतलब आई एम द बेस्ट, मुझे कोई समझाओ मत, ऐसा एटीट्यूड रहता था। और धीरे धीरे वो कम हो जाता था और एक टाइम के बाद फिर से मैं पूरा नेगेटिव में चली जाती थी। नेगेटिव में तो इतना नेगेटिव कि बस क्यों लाइफ जी रहे हैं, क्या चल रहा है, मेरा मोटिव ही नहीं है, होप ही नहीं है, एंड जी के क्या करूँ, सुसाइडल थॉट्स लाइक दिस। सो ये मूड स्विंग होते रहते थे आफ्टर 4-5 months एंड ऑल। मतलब वो गोली से कंट्रोल करना चाहते थे तो वो दूसरा रूप ले लेता था, लाइक दैट। वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है लाइफ में एक औरत के लिए, कि वो माँ बनने वाली होती है या प्रेग्नेंट होती है या वो बच्चे को जन्म देती है। बट कैसे हुआ कि तब भी मैं उसी फेज़ में थी, नेगेटिव फेज़ में थी, जब मैं प्रेगनेंसी में थी, और डिलीवरी के बाद मुझे फिर से एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी, वो भी साइकेट्रिस्ट के पास। मतलब एडमिट तो इसके लिए होते ही है, जैसे मतलब टू गिव द बर्थ टू द चाइल्ड। उसके बाद मुझे फिर से, क्योंकि मैं खुश नहीं थी, डॉक्टर्स को ये पता चला कि शी इज़ नॉट हैप्पी एंड शी इज़ नॉट एन्जॉइंग दैट शी इज़ मॉम नाउ। फिर साइकेट्रिस्ट के पास गए, हम एडमिट किए, तो तब से अभी बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। 5.5 साल का मेरा बेटा हुआ है। तो तब तो जब एडमिट होते तब तो गोलियां होती है 6-7 ऐसे, और वो डॉक्टर भी गोलियां सडनली नहीं कम करते, वो प्रोग्रेस देखते देखते, और मतलब इवन भी प्रोग्रेस भी हो तो वो सडनली नहीं कम करते कि आपका एक माइंड उस फ्लो में जा रहा है, सो इट विल टेक टाइम इन दैट वे। मतलब अभी गोली मेरी 2 से 2.5 थी इतने सालों के बाद, वो भी आफ्टर कंटिन्यूएशन, कुछ भी ब्रेक ना हो। और फिर बीच में मैं एडमिट नहीं हुई इतने दिनों में। मतलब जब एडमिट होते तब 2 से ज़्यादा होता है, और तो जब छोड़ते तो 3-4 गोलियाँ रहती है, कभी कभी 5-6 गोलियाँ रहती है। हमने साइकेट्रिस्ट चेंज करके देखा, तब उन्होंने अपना मतलब उनका डोसेज और वो सब पैटर्न अलग था, लेकिन वो भी मुझे सूट नहीं हुआ। तो हम फाइनली आफ्टर डिलीवरी अगेन वी शिफ्टेड टू द सेम डॉक्टर।
सबसे पहला इंसिडेंट जब शुरू हुआ इनको, मतलब जब इनको ये पहला ये हुआ, तब ये कॉलेज में थी। ये एक्चुअली बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, टॉपर थी कॉलेज की। पर एक पेपर में ये ऐसे मतलब पेपर देने गई थी एग्ज़ाम्स की, और उस पेपर में ये पूरी ब्लैंक हो गई। और ब्लैंक आउट मतलब पूरी ब्लैंक हो गई, और 15 मिनट में उसको लगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, जबकि पढ़ाई उसकी सब थी। पर 15 मिनट में वो पेपर वैसे ही देके खुला ब्लैंक पेपर छोड़ के निकल गई वहाँ से। तब इनको साइकेट्रिस्ट के पास पहली बार लेके गए थे कि ये कैसे हो गया, इतनी ब्राइट स्टूडेंट, सब पढ़ाई में। तब इनको साइकेट्रिस्ट ने बताया कि एक वक्त करो, तुम दिमाग से निकाल दो, तुम ऐसे सोचो कि मुझे बस जाके आना है वहाँ पे, फेल हो गई तो फेल हो गई। उस दिन थोड़ा ये बोझ सब हो गए, पर मतलब इनके दिमाग में यही था कि मैं कैसे छोड़ के, मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट फेल हो जाऊँगी, ऐसे कैसे होगा। तो उसके बाद फिर भी वो पेपर मतलब आधे घंटे का कुछ उस दिन पढ़ाई किया होगा, और उस पर भी उसने पेपर लिख के आई, पर अच्छा स्कोर किया उसने। वो एक पेपर तो KT लग गया। तो वो पहला इंसिडेंट था। फिर उनकी गोलियां शुरू हुई थी, मतलब बीच में फिर मैंने गोलियां छोड़ दी थी, अभी वो मुझे याद नहीं क्यों छोड़ा और कैसे, मतलब छोड़ दी थी। और मैं फिर पुणे चली गई, एंड देन आई स्टडीड, एंड मतलब मैंने जॉब भी ये किया। मतलब मुझे 2 कंपनी में ऑफ़र मिला, और मतलब मैंने स्टडी भी खुद से की, अकेली रहती थी, मतलब फ्रेंड थी, अकेली रहती थी। और मतलब तब कॉन्फिडेंस मुझे आया था, जबकि गोलियां नहीं थी मेरे साथ, फिर भी वो कॉन्फिडेंस था। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया कैपजेमिनी में। तब मुझे ये मिले, इनका भी दोनों का एक ही ये था, जॉइनिंग डेट था, फर्स्ट वही डेट था। और वहाँ से लाइक ये तो मेरे लाइफ में आया, वहाँ से मुझे इनसे पॉजिटिविटी मिलती थी, लेकिन फिर भी कैसे होने लगा कि इनसे कंपैरिजन होने लगा। एक ही प्रोजेक्ट मिला, काम भी बहुत ज़्यादा था ऐसे नहीं, और या बहुत दिमाग वाला काम था ऐसा भी नहीं, लेकिन वो एक निगेटिविटी थी मेरे मन में। और मतलब पता नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी या कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, बट मैं बहुत टेंशन लेती थी छोटे से काम का भी, और उस टेंशन की वजह से जो था वो भी नहीं कर पाती थी। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत समझाया, हेल्प किया, सब किया, लेकिन फिर भी 3 साल के बाद मैंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया। वो भी नॉर्मली नहीं रिज़ाइन किया, कोई छोड़ने नहीं दे रहा था, इसलिए गोलियां ले ली। तो वो फर्स्ट मेरा सुसाइडल अटेम्प्ट था, मैंने बहुत सारी गोलियां खाई, फिर एडमिट होना पड़ा। और फिर फाइनली सब बोल रहे थे मत छोड़ मत छोड़, लेकिन हर सुबह उठ के मुझे इतना डिप्रेशन आता था कि अभी ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस में जाकर क्या करूँ, क्या बोलूँ, ये सब चीज़ें। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद शादी हुई हमारी, उसमें भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन या फाइन, शादी हुई। और फिर धीरे धीरे सब ने एक्सेप्ट कर लिया, इंटरकास्ट थी दैट्स वाई। और शादी के बाद मुझे आर्ट गैलरी करनी थी, मैंने वहाँ पे आर्ट गैलरी ओपन की थी, लेकिन शादी हुई तो वो नहीं चला पाई वहाँ पे इचलकरंजी में। तो हमारा ये था कि मैं जॉब वॉब नहीं करूँगी, कि मैं आर्ट गैलरी करूँगी यहाँ पे भी। लेकिन पुणे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, और कुछ प्रॉब्लम्स आए, पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइक मेरी सासू माँ एक्सपायर हुई, और उसके बाद ससुर जी का 1 साल के बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया। सो लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से नहीं हो पाया। एंड और फिर उसमें 6 साल का गैप हुआ मेरा, 3 साल बाद फिर मैं प्रेग्नेंट रही, और फिर प्रेगनेंसी में भी गोलियाँ ये वो फिर से शुरू हुई। मतलब वहाँ पे भी मैं आर्ट गैलरी शुरू की, हमने डिसाइड किया कि 1 साल हम अपने करियर को देते हैं, मतलब मेरे करियर को। ये होने से पहले हमने सोचा था वहाँ पे भी क्लासेस करेंगे, क्योंकि उसको जॉब करना नहीं था, मेनली उसके दिमाग में बैठ गया था। एक्चुअली वो प्रॉब्लम ये भी था कि जॉब में जो इसका मेंटर था वो इन दोनों के समझ के ये नहीं था, तो मतलब पहला ही जॉब, उस पर से मेंटर अच्छा नहीं मिला, तो फिर प्रॉब्लम होने लग गया है। और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कैसे कि आपको ठीक से नहीं मिलता है तो आपको कोई डिप्रेस करता है कि आप तुम्हें आता नहीं है, तो फिर वो मन में बैठ जाता है। तो फिर वो मन में बैठ गया था उसकी वजह से, तो वो ठीक है। तो उसके बाद ये होने से पहले, चिराग होने से पहले, हमने वहाँ पे भी एक इसको डांस और जैसे ये बोला कि आर्ट क्लासेस वो बहुत अच्छा करती हैं। मेरे घर के एकदम बगल में ही था, और कॉर्नर पे था, और बहुत अच्छा चल सकता था। मतलब
अच्छी जगह मिली थी और वो 1 महीने के लिए चला, जहाँ पे गणपति डांस वगैरह था। वो गणपति डांस मैंने अराउंड 40 स्टूडेंट्स को सिखाया, ऑल एज ग्रुप्स। और वो होने के बाद तो पैसे मिले, और फिर जब मैं फिर मायके गई और वापस आई तो समझ में आया कि मैं फिर अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर से वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा। डॉक्टर ने भी बोला कि दिस इज़ द प्रायोरिटी, दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टू द लाइफ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। देन वी अगेन कंटिन्यूड। सांगली में भी हम गए थे, लेकिन वो हमने मेडिकेशन कंटिन्यू नहीं किया। इनटेक तो 2008 से चल रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूड नहीं था, कभी कभी ब्रेक छोड़ा बीच में। और एक प्रॉब्लम, जब मैं गोलियां छोड़ती हूँ तो पॉजिटिविटी आती है और वेट लॉस होता है मेरा। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने, मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट ने, उन्होंने बहुत बताया कि गोलियां ही है जो आपको बहुत ज़्यादा नींद दे रही है और आपका वेट बढ़ा रही है। और दूसरी बात की थायराइड है, उसकी वजह से कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपका थायराइड और ये जो गोलियां है उसकी वजह से आपका वेट जल्दी लूज़ नहीं होगा, आपको बहुत पुट ऑन करना मतलब एनर्जी और डेडिकेशन देना पड़ेगा। कंट्रोल में नहीं है माइंड एंड ऑल, दैट्स वाई वो डेडिकेशन भी नहीं दे पाती हूँ। अभी मतलब समझ लो आप, ये होने के बाद तो बहुत गोलियां तो कंटिन्यूस है, 2.5-3 गोलियां हर रोज़ की, एवरीडे, 5 साल 5-5.5 साल से। मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आई थिंक मैं 8 डेज़ के लिए एडमिट थी। यही ना शौक था सबके लिए कि ये लड़की मतलब पेपर छोड़ के आई है, टॉपर है, और अभी से केटी लगेगी या फेल हो जाएगी। एग्ज़ाम के बाद फिर मैं डिप्रेस रहने लगी, तो फिर पापा मम्मी बोले कि चलो चलते हैं। देन फिर वो डॉक्टर बोले थोड़े दिन यहाँ पे रह ले, हम देखते हैं कैसे होगा। के बाद 1-2 बार एडमिट हुई थी, जब मतलब जो ऑफिस था वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद एडमिट हुई। और 1-2 बार मतलब शादी के बाद मुझे लगता है ये चिराग होते टाइम, उसके बाद थोड़ा डिप्रेशन में गई थी कि मैं कैसे संभालूंगी, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं इसको मतलब इतने बच्चे को अच्छे से संभाल पाऊंगी नहीं, इसकी परवरिश कर पाऊंगी कि नहीं। ये थोड़ा डिप्रेशन था उसको, होने के बाद भी एडमिट। शादी के पहले आई थिंक मैं 3-4 बार एडमिट हुई हूँ। शादी के बाद भी मैंने 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किया, तो उसके वो तो एक के बाद एक किया। सुसाइडल बोल नहीं सकते उसको, क्योंकि मतलब उसको पता है वो लेते टाइम मतलब गोलियां ही लेती हूँ, गोलियां स्लीपिंग, हाँ वो गोलियां ले लेती है, पर गोलियां लेने के बाद वो झट से बोल भी देती है मैंने ली है, तो उसको करना नहीं होता है, पर वो इंस्टिंक्टली हो जाता है उससे, और होने के बाद वो मुझे बोल देती है। पर ऐसा मतलब अभी तक मेजर ऐसा कुछ हुआ ना, क्योंकि झट से वो बोल देते तो हम उसको हॉस्पिटलाइज कर देते थे, तो फिर वो मतलब इतना इफ़ेक्ट नहीं करता था। बट हाँ, वो एक इंस्टिंक्ट होता है उसमें, वो सोचती है कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। मतलब जिसके लिए एडमिट होना पड़ा वो तो 4 टाइम्स हुआ। गोलियां ही ली थी हर बार, और ये छोटी मोटी चीज़ें तो घर में हमेशा रहती है। थोड़ा झगड़ा तो इतना होता नहीं, मतलब कुछ एक बात पकड़ लेती हूँ और उसमें ओवर थिंकिंग करने लेती हूँ और टेंशन लेती हूँ। वो टेंशन ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो होता है, और फिर मैं सोचती रहती हूँ मैं अभी ऊपर से कूद जाऊँगी, या मतलब ऐसे घर छोड़ के 2-3 बार घर छोड़ के चली गई। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि मैं इनको बहुत बॉदर कर रही हूँ, या मैं इनके लिए फ़िट नहीं हूँ, दे डिज़र्व बेटर, ऐसे मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मुझे ये नहीं करना है, छोड़ देना है इनको, ऐसे ही लगता है। फिर वापस भी आती हूँ, दैट इज़ अनदर केस। बट या वो थिंकिंग ज़्यादा होती है जो झेल नहीं पाती हूँ। जब से ये मिले इन्होंने मुझे हर बार पॉजिटिव अप्रोच देने की सोची। पापा मम्मी तो संभालते हैं, लेकिन वो खुद भी हाइपर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा उन्हें ना बताएं। मतलब अभी तो नहीं, इतना बताते नहीं है, क्योंकि ये संभाल लेते हैं, तो बस जो इंस्टिंक्ट हुए कि एडमिट होना पड़ा तब बताना पड़ता है। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वी अवॉइड टू टेल टू एनीवन। वैसे इसके कुछ फ्रेंड्स को पता है, उनका तो पॉजिटिव अप्रोच ही होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से इसको देखा हुआ है, ये कितनी ब्राइट थी कॉलेज में, और उसके बाद भी इन्होंने ज्वाइन किए कैंच में, 2 ऑफर्स थे इनके पास, उनको पता है। तो और इनके ये जो करती हैं, जैसे
आर्ट गैलरी और इसका काम करती है, डांस करती है, तो वो भी इन सारी चीज़ें उनको पता है, तो वो तो इसको करती है, कहते हैं क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है, सोचना इतना छोड़ दे। इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, इतना टैलेंट है, जॉब नहीं करोगे तो भी बहुत कुछ कर लोगे। तो वो तो मोटिवेट ही करते रहते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, क्योंकि इसको तुझे तो किस चीज़ की कमी है ऐसे बोलते हैं। इवन मैं भी सोचती हूँ कि मुझे किस चीज़ की कमी है। जब मैं नॉर्मल होती हूँ मैं सोचती हूँ सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन वो टाइम होता है जब मैं मतलब मेरे थिंकिंग्स मुझे बहुत हरेश करने लगते हैं। वो टाइम मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, किसी को नहीं, मतलब वो समझेगा भी नहीं। अभी जैसे मतलब शादी से पहले इन्होंने जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मतलब 1 साल बाद हमारी शादी हो गई उसके बाद, और फिर 5 साल का गैप हो गया। फिर भी मैं उसको बोलता था कि अगर कुछ नहीं तो जॉब कर लो, क्योंकि जॉब करने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा माइंड एक साइड पूरा लगा रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा, तुम 8 घंटे दिन के उसके बारे में सोचोगे, दूसरा कुछ माइंड में आएगा नहीं। तो उन्होंने वापस से 5 साल बाद 6 साल बाद प्रिपेयर किया। उनको लगता था कि टेस्टिंग फील्ड में जाना आईटी के लिए अच्छा, मतलब अच्छा होगा इन द सेंस वहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब और कम अच्छा भी एफर्ट्स लगा। लगेंगे, हाँ, कम एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। दिमाग तो लगाने उन्होंने की ज़रूरत कोर्स नहीं किया। है और उसका स्कोप भी है इन दैट सेंस। और मतलब इन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू जॉब कर, लेकिन मैंने सोचा कि अब तक मैंने अपना खुद का ही मतलब ये किया कि बाबा चलो जॉब छोड़ देते, सब बोल रहे थे मत छोड़ो, आर्ट गैलरी खोलती हूँ, किसी का मन नहीं था फिर भी खोल दिया, खर्चा कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो इन सबको लगता है तो एक ट्राई बनता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी जॉब करके देखते, लेट्स सी, लेट गिव वन ट्राई। तो मैंने इन्होंने बताया कुछ साइट्स थी, वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, इंटरव्यू स्टार्ट किया, और फिर बाद में कोर्स किया और फिर मुझे जॉब भी लग गई। हाँ, उसके लिए स्ट्रगल भी बहुत किया, स्टडी भी बहुत की, मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, कंसंट्रेशन इतना गैप के बाद स्टडी करना, तो और वो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, हाँ राइट। तो वो अगेन गोइंग इनटू दैट फ्लो, मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन वो हुआ और इंटरव्यूज़ भी अच्छे गए। और हाँ, वो जॉब लगने के बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन फिर भी एक चीज़ अच्छी थी कि वर्क फ्रॉम होम मिला, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, और मैंने भी एफ़र्ट डाले, और उसकी वजह से 1 साल तो ऐसा लगा था, बीच बीच में ऐसा लगता था कि छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि फिर डिप्रेशन आ ही जाता था, काम का टेंशन आ जाता था, सीनियर कुछ बोलेंगे तो डर जाती थी, ऐसे वगैरह ये सब होता ही था। लेकिन फिर भी अभी सेटल हो गई थी, मतलब ऐसा भी है कि ये अच्छा कर रही है बाबा, शी गॉट अ अवार्ड एंड शी इज़ अ सीनियर नाउ, शी कैन गाइड द जूनियर्स नाउ, ये सब थी चीज़ें। लेकिन फिर कोविड के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लगने लगा कि मैं काम नहीं कर सकती, या मैं लैपटॉप के सामने बैठूंगी तो मेरा सिर फट जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा ही ये निगेटिविटी बहुत बढ़ गई, तो मुझे बस अभी छोड़ना ही है। ये मतलब हमारा अभी जैन में हमें मतलब हम तीनों में, मेरे पापा और इसको तीनों को कोविड हुआ था। तो कोविड मतलब इतना कुछ सीरियस था नहीं, पर पापा मेरे एज थे, तो हमने सोचा कि तीनों मिलके हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं एक ही रूम में, ताकि क्वारंटाइन भी हो जाए, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, और मतलब कोई भी पापा को कुछ हो गया तो फिर वहीं पे टेक केयर जल्दी से हो जाएगा। तो हम तीनों हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और वो होने के बाद मैं, पापा और चिराग को तो कुछ नहीं हुआ था, पर इसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मतलब आने पे बाद भी वीकनेस हो जाना, बॉडी से ये हो जाना, फिर और कुछ हेडेक होना, ये चीज़ें इसको बहुत हो बॉडी रही पेन थी। बहुत ज़्यादा हो रहा तो था, उसके और वजह से वो कंसंट्रेट कर ही नहीं रही थी, और उस चीज़ को लेके, और दूसरी चीज़ इसकी डिप्रेशन भी बढ़ गया फिर उसकी, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और या फिर मैं सो ही रही हूँ, तो दोनों क्लब हो गए। तो उससे इसका उस टाइम से मतलब जैन से थोड़ा ये बढ़ गया डिप्रेशन लेवल और ये सारी चीज़ें। तो बोल रही मैं ऑफिस का एक दिन बैठती थी, पर बोलती थी फिर बाद में मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे करना ही नहीं है। फिर वो एक दिन का 2 दिन हो गया, फिर 1 हफ्ता हो गया, ऐसा करते करते 15-20 दिन हो गए, पर फिर काम ही नहीं हो रहा है, फिर मैं रिज़ाइन ही कर दूँगी, फिर वापस शुरू हो गई सारी चीज़ें। एक्चुअली कैसे हुआ, अभी फ़िलहाल जब कोविड हुआ था उसके पहले मैं 4 दिन एडमिट थी, वही कि मैंने गोलियां ले ली थी फिर से,
तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनको मतलब वो इंक्वायरी करने आते हैं ना पुलिस, और डॉक्टर को भी मतलब बताना पड़ता है क्यों लिया, क्या केस हिस्ट्री थी। और तब वो उन्हें मैंने बताया कि बहुत सारी गोलियां खाती हूँ, ढेर सारी बीमारियां पड़ी हुई है, इतने कम एज में मैं बहुत फेस करती हूँ। तो ये सबका डिप्रेशन आता है और गिल्ट आता है कि मैं इनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, जबकि मेरे पास सब है, लेकिन ये बीमारी मुझे वो करने नहीं देती है। तो वो डॉक्टर बोले ये गोलियां मंगाओ, मैं कंटेंट देखता हूँ एंड ऑल। तो उन्होंने इनको बोला ये गोलियां, इनमें इतना कंटेंट है कि अगर नॉर्मल आदमी भी ये गोलियां ले लेगा तो वो ऐसे ही पागलों की तरह बिहेव करने लगेगा, या जो इन्होंने किया वैसे करेगा। तो पहले हम ये काम करते कि गोलियां बंद कर देते। तो उन्होंने बोला एक गोली मैं देता हूँ आपको, वो आप ले लो, वो भी हम 2-3 महीने के बाद बंद कर लेंगे, लेकिन वो अभी डायरेक्टली आप जिस सिचुएशन वहाँ से नीचे नहीं आ सकते, इसीलिए रख रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हो। तो तब से हमने ज़्यादा सोचना शुरू किया कि बाबा अभी गोलियाँ बंद ही करनी है। तो क्या हुआ, वो गोलियाँ तो लेनी शुरू करी, लेकिन फिर जो गोलियाँ अभी बंद की थी उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, रात रात भर सोते नहीं थे, मैं तो बिल्कुल नहीं सोती थी, इनको मुझे थपथपा के सुलाना पड़ता था। कल भी वही हुआ, अभी भी वही चल रहा है। पता नहीं, मतलब टेंशन आ जाता है हर चीज़ का। यहाँ पे भी आई हूँ तो इसका भी फियर है कि पापा अभी एनी हाउ वी आर, इतना पैसा तो भर रहे हैं, लेकिन एक होप है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी है कि ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, इतना पैसा डाल रहे हैं तो ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, ऐसे। लेकिन ऐसे पॉजिटिव माइंड आता ही नहीं है कभी कभी। अगर एक बार थिंक भी करूँगी तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वो नेगेटिव ही थॉट आएगा, ऐसे। हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर हो या फिर जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता हो, मेडिकेशन होता हो और मेडिटेशन होता हो, मेडिटेशन होता हो, योगा हो, मतलब 10-12 दिन या फिर 1 महीने के लिए कुछ ऐसे होंगे साइट्स, सेंटर्स होंगे जहाँ पे हम शांति से रह सकेंगे। और फिर इसका ये होगा, तभी हम ढूंढ रहे थे, मतलब वही ढूंढ रही थी मोस्टली। तो उसको फिर सर का ये नंबर मिला और फिर साइट पे उन्होंने देखा, तो फिर वहाँ पे वीडियोस थे, उन्होंने कॉल किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया और वीडियोस किया, देखा। एक्चुअली पहले तो बहुत खुशी हुई कि ट्रीटिंग विदाउट मेडिकेशन, क्योंकि हम वही सर्च कर रहे थे बहुत। मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया और ये तो सब मतलब एक बार छोड़ ही दो उसे, ऐसे ही हुआ है, बस वही सब कंट्रोल कर रही है तुम्हें, ऐसे। तो हम छोड़ दो गोलियों को, मतलब कैसे भी गेट रिड ऑफ दैट, वो ऐसे बस निकाल देना है अपने लाइफ से, उस चीज़ को ही निकाल देना है, ऐसे हुआ था। तो क्या मैंने फिर इस बार रिज़ाइन कर दिया मंडे को, मैंने मैनेजर से भी ज़्यादा बात नहीं की और डायरेक्टली रिज़ाइन कर दिया। उसके लिए भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुआ कि पापा मम्मी और इनका भी ये था कि धीरे धीरे करते हैं, अभी मत रिज़ाइन करो। लेकिन फिर मैंने मैनेजर से बात नहीं की और रिज़ाइन कर दिया। फिर उनका कॉल आया तो उन्होंने बोला बात तो कर लेते मेरे से, वी हैव द सबैटिकल लीव्स करके है जहाँ पे आप लीव्स ले सकते हो, मेडिकल ये दिखा के लीव्स ले सकते हो, आप छुट्टी पे जाओ, आराम करो, वापस आओ, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन रिज़ाइन, लेकिन एक चांस दो। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी हो जाएगा, सर्च भी हो जाएगा, मतलब अपना थोड़ा टाइम भी मिलेगा, ब्रेक भी मिलेगा और इनकी भी बात रखी जाएगी। तो मैंने रिज़ाइन वापस ले लिया और 1 महीने की छुट्टी डाल दी। और 1 महीने की छुट्टी में अभी मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। सर्च किया तो कुछ सेंटर्स थे जो स्ट्रेस रिलीफ के अंडर मतलब मेडिटेशन और योगा और मतलब उनकी थेरेपीज़, आयुर्वेदिक थेरेपीज़ वगैरह वो सब बता रहे थे। लेकिन ये जब मैंने पढ़ा कि विदाउट मेडिटेशन एंड मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट, तो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। और जो 6 PM का कॉल होता है उसमें मैंने ज्वाइन किया, क्वेश्चन पूछा और फिर मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि कुछ हो सकता है। लेकिन हम ये भी सोच रहे थे कि ऐसा क्या करेंगे ये कि इतने सालों से बाकी नहीं कर पाए, तो ऐसा ये क्या करेंगे जो हम मतलब उन पे भरोसा रख सके, ये वे चुन सके, ऐसे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार विज़िट करके आते हैं।
बेसिकली हमने बाकी जो सर्च किए हैं वो कैसे थे कि वो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, पर कोई इसका ये नहीं बोल रहा था कि हम इसको क्योर करेंगे या फिर मेंटल इलनेस को हम सॉल्व करेंगे। वो तो रिलैक्सेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, वो अगर कंटिन्यू करोगे तो। पर ये एक साइड थी जहाँ पे हमें पहली बार मिला कि भाई इसका सॉल्यूशन है, कि ये रिज़ॉल्व हो सकता है, तो इसलिए हम इसके तरफ ज़्यादा। these centers are there, right? वो क्या करते हैं, उनकी भी थेरेपीज होती है। वो बोलते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको ये थेरेपीज लेंगे और आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। लेकिन वो उनका ये होता है कि आप मेडिकेशन नहीं ला सकते हो या कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी वो रिस्क लेके देखी थी। एक बार मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करें तो फिर से जाके एडमिट करना पड़ेगा और बीच में नहीं छोड़ सकते। और उनको चिट्ठी चाहिए होती है कि डॉक्टर अलाउ करते हैं ये पोस्ट करने के लिए। और ऊपर से वो बोलते कि हम स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, डिप्रेशन जैसी चीज़ें रिलीफ नहीं होंगी, क्योर नहीं होगी, उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज़ कमिंग एट द सेम पॉइंट अगेन। सो ये कुछ अलग था जो हम कब से ढूंढ रहे थे। दैट्स वाई लाइक वी थॉट टू गो एंड अटेम्प्ट वंस दिस ऑल थिंग्स। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो कॉल लेने से बेटर है कि हम फेस टू फेस ये करें। तो इसलिए हम एक पिछले हफ्ते आए थे, फेस टू फेस बात की, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। सोचा कि एक ट्राई कर लेते, क्योंकि ये बाकी के कोर्सेज है कि रिलैक्स तो हो जाऊंगी मे बी 1 month 2 months और 1 year, लेकिन वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी इसका गारंटी कोई नहीं देगा। मेनली इसका एक मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चंस थे कि ये होने के बाद मेन हमारा कंसर्न है कि उसके दिमाग में जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आते हैं वो नहीं आने चाहिए। मतलब वो चाहे तो दिन भर आराम करे, कुछ ना करे, 1 दिन 2 दिन आराम करे, कुछ ना करे, कोई दिमाग में 2 दिन मतलब ऑफिस से छुट्टी ले ले, घर का कोई काम नहीं करे, पर जो फिर भी उसके दिमाग में डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ नहीं आने चाहिए। ठीक है, थोड़ी डिप्रेशन में जाए, ठीक है, आराम से रहे, पर वो डिस्ट्रक्टिव कुछ भी ना करे, वैसे वाला खुद को हार्म करने वाला वैसे वाला कुछ दिमाग में आना नहीं चाहिए। ये वाला एक थॉट था। और फिर जो एंगर के वजह से उसके मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वजह एंगर या फिर डिप्रेशन आता है उसको। जैसे मतलब काम तो रोज़ है, वो मतलब रोज़ के काम थे उसके, सुबह उठना है या फिर क्या करना है, कुछ चाय बनानी है या फिर जो भी खाना बनाना जो भी होता है, वो अभी नहीं है, पहले था। तो वो तो कितने सालों से वो पहले से ही करती आ रही है। उसका ऑफिस का छोड़ दो, क्योंकि उसको फिर काम वो अलग अलग काम होता है, पर ये रोज़ के काम है। तो कभी कभी उसको सुबह उठने का टेंशन आता है कि मैं सुबह उठ पाऊँगी कि नहीं। अब ये क्या, मैं सुबह 8 बजे, या किसने रोका है कि 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, तो भी कोई बोलने वाला नहीं, पर वो उसके दिमाग में चलता है मैं सुबह नहीं उठ रही, ये टेंशन है। तो सुबह नहीं उठूँगी तो फिर खाना कौन बनाएगा, उसका ये टेंशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लेट उठ गई, अभी लेट हो जाएगा तो खाना कैसे बनेगा, तो खाना नहीं बनेगा, एक दिन बाहर से आ जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम नहीं बना पा रहे हो, अभी तो हमने मेड लगा ली, वैसे मेड लगा लेंगे कोई, पर वो फिर भी उसके दिमाग में चलता रहता है कि छोटी छोटी चीज़ें उसका मतलब कल तक वो सब कुछ सही से कर रही थी और बहुत अच्छा मैनेज करती, तो बहुत कुक भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसको नए नए आइटम्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं और सब घर को आराम से हैंडल करती है। पर कैसे एक छोटी सी दिमाग में ये बात आ गई कि आज मैं नहीं उठ पाई, मैं अभी खाना लेट हो गया तो मैं क्या करूँगी, और उसको टेंशन के वजह से और वो सो जाएगी, फिर और लेट हो जाएगा, फिर पूरा दिन ख़राब, उसके वजह से दूसरा दिन ख़राब। ऐसे वाले छोटे छोटे चीज़ें उसको नहीं आनी चाहिए दिमाग में, वो एंजाइटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम क्या है, आज नहीं हुआ, लेट उठे हैं तो क्या होगा, लेट हो जाएगा, फॉरगिव नहीं करती वो दिमाग में चलता रहता है और उसको गिल्ट फीलिंग बहुत आता है कि लेट इट गो नहीं होता है हूँ। मेरे से, और इग्नोर करना चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। बस सोचती ज़्यादा हूँ, वही ओवर थिंकिंग ज़्यादा है और गिल्ट फीलिंग ज़्यादा है, वो कम करनी है। छोटी सी बात होती थी, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही कि बच्चे ने कुछ कर दिया या फिर कुछ, तो हाइपर हो जाएंगे कभी कभी, ऐसे हर रोज़ नहीं होता है, कभी कभी मैनेज होता है, पर कभी कभी हाइपर हो जाती है उस वजह से, कुछ चीज़ें फेंकना या फिर खुद को ही उस हाइपर की वजह से। मैं ये बोलता हूँ तू ठीक है, तू हाइपर हो, एंगर
तुम्हारा है ना, बट बेटा कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर तुम चिढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर एंगर निकालो, पर उसके लिए खुद को दोष मत दो और खुद को तकलीफ मत दो, नहीं तो वो खुद पे एंगर निकालेगी, कुछ फेंकेगी या फिर कुछ अपने लिए करने का सोचेगी कि नहीं हो रहा है। तो वैसे वाला, ऐसे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आने चाहिए उसको, तो ये मेन है। अभी तो एक मेरी 3 प्रायोरिटी है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो भी एक्शंस और थिंग्स जो भी है और थॉट्स है ये मुझे नहीं आने चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल आना चाहिए, मे बी एंगर और या मैं कुछ डिसाइड करती हूँ तो मतलब मैं वो कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। आई हैव द कैलिबर, आई हैव द पोटेंशियल, बट मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस भी ला लूँ, लेकिन खुद पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं कुछ चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। लाइक कुछ ऐसे जैसे बोल रहे एक छोटी चीज़ हो गई, अभी मैंने पेंटिंग्स बनाया था, इनको नहीं पसंद है तो मैंने उसको ब्लैक कर दिया। मैं उसको और करूँगी, लेकिन कैसे है कि जो मैं एफर्ट ले रही हूँ उस एफर्ट का कदर मुझे ही नहीं है, तो मैं मतलब गुस्सा आया तो वो भी फेंक दूँगी, वो भी छोड़ दूँगी ऐसे। तो ये इमोशन कंट्रोल में आनी चाहिए। दूसरा वेट भी एक केस है कि उसकी वजह से मैं ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया वेट लॉस एंड ऑल, लेकिन वो वही अगेन सेम ये सारे रीज़न की वजह से हुआ नहीं। तो वो होता है पर एक पॉइंट पे आके वापस छोड़ दिया जाता है, फिर वो नॉर्मल वापस आ कंटिन्यू जाता नहीं कर पाती हूँ। और एक चीज़ है कि थोड़ा मेरा बेटा है चिराग ना, तो जब उन्होंने बात की उनसे कंसल्टेशन के टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि डैमेज है, तो वो चीज़ मुझे बहुत लगी। अब वो उनका साइड ऑफ उनका जो है स्टडी है वो बताया उन्होंने, लेकिन मुझे दो चीज़ें लगी कि ये सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे। हाँ, और दूसरी चीज़ कि मेरी वजह से वो भी अफेक्ट हो रहा है, अगेन गिल्ट फीलिंग। तो ये दो चीज़ें हैं। इसमें भी दो चीज़ें आ गई, एक एंगर आ गया और दूसरा गिल्ट फीलिंग भी आ गई। लाइक वी आर नॉट स्पॉइलिंग हिज फ्यूचर और वॉट इन दैट सेंस। सो ये दो चीज़ें उस वक्त तो वो डैमेज शब्द सुनने के बाद मुझे लगा था मेरा छोड़ दो, लेकिन उसका फ्यूचर तो मत ख़राब करो, मेरा तो हो गया, आप संभाल लोगे मुझे जैसे भी, लेकिन उसका कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे। तो ये दो मेरी 3 प्रायोरिटी तो मैं लेके आई हूँ, और एक है कि मुझे उसको नॉर्मल करना है, क्योंकि उन्होंने बोला था उसमें बहुत वो प्रेशराइज्ड है, और वहाँ हम कहाँ गलती कर रहे हैं पेरेंटिंग में वो सब पता चलेगा। Good morning, everyone. Here I am Sarita, and I'm giving the feedback for. Now I have completed 1 month here. From day one, I realized that Sir has immense knowledge of mental illness. He has the study. He has the 25 years of research, which was the base for any treatment, and which gave me relaxation that yeah, he is the person who will really honestly treat me. And yeah, actually he did that. A lot many problems, root causes of these problems, and he tries to cure those root causes. Now I am very clear why I was here or what all the things were happened to me. I am very clear. I found a lot of questions in my mind, and I am glad that I got the answers to them. So I am very clear what I need to do in the future. Everybody in my life, everybody and everything, whatever happened in my life, I'm giving feedback for that, and my purpose is to share my gratefulness to each and every aspect, each and every. This is one chance I am getting to express my gratefulness. So I'm going to sing a song, "Mile ho tum humko bade nasibo se," because I really felt each and every person, each and everything is contributing into my life. And just for me, main important is Jayesh. Why he is contributing in my life. So I want to show my gratitude to him through this song. Again, maybe I can miss the names. Then comes Chirag. Then yes, my God. Sir, aap, Kailash sir, aap. Ma'am. देन माता पिता मेरे, आपने मुझे
तुम्ही मला प्रेम करायला शिकवलं, निस्वार्थपणे प्रेम करायला शिकवलं. आणि जेव्हा दूर झालो त्याच्यानंतर शिकवलं की त्याच्यात पण कसं प्रेम करतात, त्याच्यात कसं अडकायचं असतं. आणि त्याच्यामुळे माझं काय गेलं, पण फायनली तुमच्यामुळेच माझ्याकडून जे गेलं होतं ते सगळं परत आलं. आणि जे मिसिंग होतं ते देवाने एवढ्या वर्षानंतर आत्ता पूर्ण केलं. सो एव्हरीथिंग, सगळंच्या सगळं चांगल्यासाठी होतं याच्यावर माझा पूर्ण ठाम विश्वास आहे. आणि इथून पुढे पण माझं तेच होणार आहे. माझं नाही, प्रत्येकाचं. बस मला चान्स मिळाला बोलायचा. सो दॅट्स वाय आय एम डूइंग माय ड्युटी. सो माय मम्मी पप्पा अँड या अगेन contributing to my mental and physical fitness, health, everybody. Pooja, Sagar, Neeraj, Mosi, Pritam, Priyanka, Samrat, Aviraj, everyone. So I have no words and list is is unlimited, but I have to stop somewhere because words are very precious. And yeah, just please try to listen the song and try to check out my expressions, my feelings, and feel the song. Yeah, thanks.